छायावाद के अंदर हम प्रस्तावना, छायावाद की परिभाषा एवं लक्षण, छायावाद के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रधान कृतियाँ। छायावाद के प्रमुख रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और अन्य कवि। ठीक फ्रेंड्स, तो छायावाद के प्रमुख जो 4 स्तंभ जिनको कहा जाता है वो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और इसके अलावा अन्य कवि भी हैं जो छायावादी कवि कहलाते हैं। और छायावादी कवि की विशेषताएं और छायावादी काव्य की न्यूनताएं, इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं छायावाद की प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के कालखंड में छायावाद एक विशिष्ट आंदोलन है। इस आंदोलन के अंतर्गत हिंदी कविता में एक अंतर्मुखी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्मुखी प्रवृत्ति। छायावाद से पूर्ववर्ती काव्य द्विवेदी युगीन काव्यधारा के रूप में जाना जाता है। द्विवेदी युग के कवि इतिहास और पुराण से कथा प्रसंग और चरित्रों को लेकर वर्णन प्रधान कविता रचा करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गुरुभक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद आदि इसी पंक्ति में स्थान पाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस कालखंड की कविता धीरे धीरे रूढ़ियों में बंधने लग गई थी। बाहरी स्थूल प्रसंगों, घटनाओं और चरित्र की स्थूल रेखाओं के प्रति द्विवेदी युगीन कविता का विशेष आग्रह था। इस प्रकार की उपदेशात्मकता तथा स्थूल नैतिकता उसमें व्याप्त थी। रचनाकार का व्यक्तित्व, उसके अंतर्मन की भावधारा इस काव्य में बहुत कम देखने को मिलती है। द्विवेदी युगीन काव्य धरातल से सर्वथा भिन्न रूप में सन 1918 के आसपास एक नवीनता और मौलिकता लिए हुए कुछ रचनाएं सामने आई। फिर तो नवीन भाव भंगिमाओं की यह कविता व्यापक रूप से साहित्य प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करने लगी। साहित्य के समालोचकों ने इस काव्य धारा को छायावाद नाम दिया तथा 1918 से 1936, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो छायावाद का जो काल है वो है 1918 से 1936 तक के कालखंड में अविरल प्रवाह के साथ यह काव्यधारा गति पकड़ती गई। इस कालखंड में रची गई रचनाएं हिंदी साहित्य में अपनी विशेष पहचान रखती हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जैसे कवि छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं उनमें कौन कौन से कवि हैं, तो वो हैं प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। छायावादी प्रमुख कवि हैं, छायावाद के 4 स्तंभ इनको माने जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। अब हम छायावाद की परिभाषा और इसके लक्षण देख लेते हैं कि छायावाद कहते किसको हैं और क्या लक्षण है छायावादी काव्य के। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस काव्यधारा के शीर्षक छायावाद पर विचार करना आवश्यक है। इस काव्यधारा को छायावाद क्यों कहा गया, इसे छायावाद नाम देने का श्रेय किसे जाता है, छायावाद का अभिप्राय क्या है, इन प्रश्नों पर विचार करते हुए हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में साहित्यिक विमर्श चलता रहा है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे और सुशील कुमार ने लेखमाला प्रकाशित की, जिसमें नवीन भाव भंगिमा वाली इस काव्यधारा को छायावाद नाम दिया गया। स्वयं छायावाद के प्रमुख रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने अपने एक निबंध में भाषा की सूक्ष्मता और सांकेतिकता को लक्ष्य करते हुए छायावादी काव्य भाषा की तुलना मोती की आप, चमक, कांति या छाया से की। ठीक है, तो छाया का जो मेन अर्थ होता है वो छाया का जो मेन अर्थ है वो मोती के जैसी चमक और कांति
या छाया से हैं, ठीक है। और इस प्रकार छायावादी काव्य की भाषा की विशेषता को समझाने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित रचित, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की पुस्तक है, उसमें छायावादी काव्य की लक्षणा प्रधान भाषा की चर्चा की है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने विवेचन में छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर परिभाषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है फ्रेंड्स। जो डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है वो छायावाद की ये है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर परिभाषित किया। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो छायावाद की परिभाषा है वो किसने दी है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार महादेव जी ने अपनी छायावादी रचनाओं को समझाते हुए इसे भावोच्छ्वसित कविता कहकर समझाया है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन विचारकों और विद्वानों के द्वारा छायावाद को समझाने का जो प्रयास किया गया है उनमें से ही कुछ प्रमुख लक्षण उभर कर सामने आते हैं। इन लक्षणों के आधार पर छायावादी काव्य को समझने का प्रयास किया जा सकता है। संक्षेप में छायावादी काव्य के लक्षण इस प्रकार हैं। छायावाद स्थूल इतिवृत्तात्मकता के प्रति एक प्रतिक्रिया है जिसमें स्थूल ऐतिहासिकता, घटना प्रसंग और चरित्रों के स्थान पर एक नवीन भावबोध उभरकर सामने आता है। छायावाद बाह्य वर्णन की अपेक्षा कवि की सूक्ष्म अनुभूतियों पर केंद्रित काव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावादी जो बाह्य वर्णन की अपेक्षा, ठीक है, कवि की सूक्ष्म अनुभूतियों पर केंद्रित काव्य, ठीक है, यानी कि छायावादी काव्य के अंदर जो कवियों की सूक्ष्म अनुभूतियाँ होती हैं, सूक्ष्म अनुभूतियों के आधार पर जो केंद्रित काव्य हैं, ठीक है, सूक्ष्म अनुभूतियों पर जो केंद्रित काव्य हैं उसको छायावादी काव्य कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी काव्य में भाषा अत्यंत सूक्ष्म, सांकेतिक और सुकुमार हो गई है। इसमें मृदुता और संगीतात्मकता देखी जा सकती है। यानी कि छायावादी काव्य की जो एक विशेषता हम बोल सकते हैं, इसके अंदर मृदुता और संगीतात्मकता देखी जा सकती है, ठीक है। प्रसाद की निम्न पंक्तियों के द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर हंसते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बताओ मौन बने रहते हो क्यों। छायावादी काव्य कल्पना प्रधान चित्रात्मकता और नवीन सौंदर्य बोध का काव्य है, ठीक है। इस काव्य धारा में प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम और भावानुकूलता की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो छायावादी काव्य के अंदर प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम और भावानुकूलता की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। प्रकृति प्रेम का उदाहरण पंत जी की निम्न पंक्तियों में मिलता है। पावस ऋतु थी प्रदेश पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहे हैं बार बार नीचे जल में निज महाकार। छायावादी काव्य एक प्रकार की दार्शनिकता, मानवतावाद और रहस्यात्मकता से युक्त दिखाई पड़ता है। इसमें कहीं अंग्रेजी की रोमानी कविता और रविंद्रनाथ टैगोर की भावधारा भी परिलक्षित होती है। छायावादी काव्य अपनी पूर्ववर्ती द्विवेदी युगीन कविता में पाई जाने वाले प्रबंधात्मकता के स्थान पर गीतात्मकता लिए हुए हैं, इसीलिए वह आकार प्रकार में भी स्थूल कलेवर के स्थान पर लघुता लिए हुए हैं। अलंकार योजना की दृष्टि से छायावादी काव्य की अपनी विशिष्टता है। इसमें परंपरा से चले आ रहे अलंकारों के स्थान पर मानवीकरण और विशेषण प्रत्यय जैसे अलंकारों की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। साथ ही नवीन उपमान और रूपक योजना भी मौलिक रूप में सामने आती हैं। छायावाद को समझने के लिए ऊपर दी गई परिभाषा और इन काव्य विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। छायावाद के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रधान कृतियाँ। किसी भी काव्य आंदोलन को स्थापित और प्रतिष्ठित करने में कुछ प्रमुख रचनाकारों का योगदान होता है। यूँ तो छायावादी आंदोलन की अवधि 1918 से 1936 तक में अनेक रचनाकार हुए हैं तथा छायावाद के अंतर्गत शैलीगत वैचित्र्य, भाषा सौष्ठव, रस योजना एवं काव्य संवेदना की दृष्टि से कवि और रचनाकार हुए हैं। तथापि छायावादी कवि आंदोलन के प्रमुख रचनाकार चार हैं।
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रस्तुत प्रसंग में हम यही इन चारों रचनाकारों और उनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी छायावाद के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। एक प्रकार से यह कहना उचित होगा कि प्रसाद जी की आरंभिक कविताएं जब सरस्वती में प्रकाशित होने लगी तो इन रचनाओं में जो मौलिक भाव भंगिमाएं थी उसने साहित्य प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि कवियों की प्रतिभा सर्वथा नवीन और मौलिक रचनाओं के साथ सामने आएगी। प्रसाद जी ने झरना, लहर, कानन कुसुम और करुणालय जैसी रचनाओं के माध्यम से छायावादी काव्य आंदोलन की नींव रखी। आगे चलकर उनकी दो सर्वथा मौलिक रचनाएं सामने आई, आंसू और कामायनी। ये दोनों अनूठी रचनाएं हैं। आंसू एक गीतात्मक रचना है जिसमें सौंदर्य और प्रेम की गढ़ व्यंजना दिखाई पड़ती है। यह कहना उचित होगा कि आंसू के माध्यम से छायावादी सौंदर्य बोध, भाषा की सुकुमारता और अलंकरण की मौलिकता सर्वथा नए रूप में सामने आई है। इस काव्य कृति में कवि का अंतःकरण श्रृंगार, करुणा और विवाद के माध्यम से प्रकट होता है। आंसू एक दीर्घ गीतिपरक रचना है। यद्यपि उसमें कथा और चरित्र का कोई आधार नहीं है, तथापि आंसू के पाठक इस रचना के माध्यम से न केवल काव्य नायक की पीड़ा और वेदना को ही हृदयंगम करते हैं, अपितु परोक्ष रूप से रचनाकार की भाव विहल मनोदशा का भी अनुमान लगा लेते हैं। प्रसाद जी ने आंसू के माध्यम से न केवल अपनी काव्य भाषा का परिष्कार किया है, अपितु काव्य की उस गढ़ व्यंजना को भी उभारा है जो लौकिक में अलौकिक, सीमा में असीम और प्रत्यक्ष में परोक्ष का संकेत कर इस रचना को एक गहरी रहस्यात्मकता से मंडित कर देता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि छायावादी आंदोलन यह एक अद्वितीय कृति है। कामायनी प्रसाद जी की एक प्रबंध रचना है जिसमें वैदिक आख्यान एवं उपनिषदों से ग्रहण किए गए श्रद्धा और मनु के इतिवृत्त पर प्रस्तुत काव्य रचना की गई है। यूँ तो यह कथा एक पौराणिक आख्यान है, किंतु प्रसाद जी ने इसमें अपनी समकालीन स्थितियों का भी अंकन किया है। विशेष रूप से वर्तमान समय की पश्चिमी भौतिक सभ्यता तथा बौद्धिकता के अतिरेक के कारण जीवन मूल्यों में जो परिवर्तन आया है उसको प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान दिया है। बौद्धिकता के अतिरेक का यह दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है कि मनुष्यता अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति उदासीन हो गई है। बौद्धिकता के अतिरेक से जैसी देव सभ्यता भी विनष्ट हुई है और उसी भांति आज की आधुनिक सभ्यता भी विनाश की ओर अग्रसर है। प्रसाद जी ने गंभीर दार्शनिक चिंतन का पुट देते हुए कामायनी को एक गंभीर और उदात्त कृति के रूप में छायावाद को एक अनूठी प्रतिष्ठा प्रदान की है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ, यानी कि कामायनी का जो प्रकाशन है 1936 में हुआ और आलोचकों ने यह मान लिया था कि हिंदी काव्य परंपरा को और छायावादी काव्य आंदोलन को इस रचना के माध्यम से चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया गया है। इसी रचना के फलस्वरूप जयशंकर प्रसाद महाकवियों की कोटि में स्थान पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था जयशंकर जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी छायावाद के दूसरे प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और छायावाद के जो प्रथम जो स्तंभ हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद और जो द्वितीय जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के प्रकाशन से पंत जी की काव्य कला आलोचकों में विशेष रूप से प्रशंसित हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है पल्लव। ठीक है, पंत जी ने पल्लव की विस्तृत भूमिका लिखी है। जिसमें छायावादी काव्य कला को गंभीर विवेचन के साथ प्रस्तुत किया गया है। पंत जी की अन्य काव्य रचनाओं में गुंजन, ग्रंथि और वीणा को स्थान दिया जाता है।
यद्यपि आगे चलकर पंत जी ने मार्क्सवाद से प्रभावित होकर युगांतर, ग्राम्य, युगवाणी तथा आगे चलकर श्री अरविंद की विचारधारा से जुड़ने पर स्वर्णधूल्योच्चारण, किरण और उत्तर जैसी रचनाएं भी हिंदी साहित्य को दी हैं। कुल मिलाकर सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा अनेक प्रभावों को ग्रहण कर अग्रसर होती गई। छायावादी कवि के रूप में पंत जी की विशेष पहचान प्रकृति प्रेम को काव्य के रूप में सामने आई। पंत जी ने हिमालय के हिम शिखर, पावस ऋतु, अल्मोड़े का बसंत, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पंत जी की जो रचनाएं हैं उसमें चांदनी रात में नौका विहार आदि अनूठी रचनाओं से अपने प्रकृति प्रेम को काव्य में साकार किया है। प्रकृति को आलंबन रूप में ग्रहण करके उसकी सूक्ष्म और प्रामाणिक छवि इन कविताओं में व्यक्त हुई है। एक अनूठी चित्रात्मक भाषा, बिंब विधान, अलंकारों की सुकुमार योजना और भाषा की लक्षणा शक्ति पंत जी की प्रमुख विशेषता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पंत जी पंडित सुमित्रानंदन पंत छायावाद के एक श्रेष्ठ शिल्पी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पंत जी के बारे में। और अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। तो निराला जी छायावादी काव्य आंदोलन के एक विशिष्ट प्रतिभा के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने लघु कलेवर की गीत रचनाओं के माध्यम से काव्य प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। आगे चलकर निराला की पहचान मुक्त छंद प्रवर्तक के रूप में सामने आती है। उन्होंने जूही की कली और शेफालिका के माध्यम से मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। प्रारंभ में उन्हें कई प्रकार की आलोचनाएं सहन करनी पड़ी, किंतु बाद में धीरे धीरे निराला का मुक्त छंद हिंदी में स्वीकार किया जाने लगा। आगे चलकर बादल राग, भिक्षुक, इलाहाबाद के पथ पर जैसी मुक्त छंद की रचनाओं को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई। निराला जी की प्रौढ़ प्रबंधात्मक रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास को विशेष महत्व प्राप्त है। इन कृतियों में निराला अपने श्रेष्ठ काव्य कौशल का परिचय देते हैं। निराला का काव्य समास प्रधान भाषा, स्वरों के प्रसार और संगीतात्मकता का संगम कहा जा सकता है। कवि में घट, भाव, व्यंजना के और अर्थ की गरिमा के भी दर्शन होते हैं। निराला की विराट प्रतिभा इन सभी गुणों का समुच्चय है। फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी गीति रचना के क्षेत्र में ही अग्रसर रही हैं। उन्होंने बड़े आकार की प्रबंध रचना का निर्माण नहीं किया है, किंतु उनके गीतों में एक अव्यक्त करुणा, प्रच्छन्न श्रृंगार, भावाकुलता एवं रहस्य के प्रति उत्कंठा के दर्शन होते हैं। महादेवी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। निहार, रश्मि, दीपशिखा और यामा, ये सभी गीति संग्रह हैं। महादेवी का काव्य संसार वेदना और करुणा से ओतप्रोत है, किंतु कहीं कहीं अनेक गीत आशा का प्रबल संदेश देकर जागरण को प्रेरणा देते हैं। महादेवी जी पर बौद्ध दर्शन और गांधीवाद का विशेष प्रभाव देखा जाता है। महादेवी के गीत छायावादी काव्य में विशेष स्थान रखते हैं। उनमें एक साथ अर्थ की गहराई, अलंकरण, भाषा की कोमलता एवं व्यंजना का चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं और इनके अलावा अन्य कवि हैं। जो छायावादी जो प्रमुख कवि हैं 4 कवि, उनके अलावा भी जो अन्य कवि हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, छायावाद ने इन 4 प्रमुख स्तंभों के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में छायावादी कवि और गीतकार हुए हैं, जिनका अपना अलग प्रदेय है। प्रमुख रूप से डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, आर.सी. प्रसाद सिंह, सुधींद्र गोपाल सिंह नेपाली, नरेंद्र शर्मा जैसे रचनाकार हुए हैं। ये रचनाकार जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छायावादी कवियों के जो 4 स्तंभ होते हैं
वो तो सबको पता रहता है, लेकिन ये भी हमको याद रखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आरसी प्रसाद सिंह, सुधींद्र गोपाल सिंह नेपाली, नरेंद्र शर्मा, ठीक है, ये भी छायावादी रचनाकार है जिनकी रचनाशीलता छायावादी आंदोलन की समाप्ति के पश्चात सक्रिय भी रही है। पहले भी संकेत किया जा चुका है कि सन 1936 तक आते आते छायावादी रचनाएं भी एक प्रकार से अपनी रूढ़ि शैली के कारण शनै शनै अपना आकर्षण खोने लगी। कवि अपने को ही दोहराने लगे। इसी समय एक आलोचना पुस्तक सामने आई जिसका शीर्षक था छायावाद का पतन। आलोचक थे डॉक्टर देवराज, ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। छायावाद का पतन जो आलोचनात्मक पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर देवराज, ठीक है। छायावाद की सीमाएं स्पष्ट हो गई थी और इस काव्य आंदोलन पर आलोचकों के प्रहार होने लगे थे। नीचे उन कतिपय न्यूनताओं की ओर संकेत करना अवांछनीय है जिनके फलस्वरूप छायावाद की कटु आलोचनाएं हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे सारे छायावादी कवि, और अब हम पढ़ेंगे छायावादी काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता उपदेशात्मकता से अलग छायावाद ने जिस नए काव्य आस्वाद से हिंदी पाठकों को परिचित कराया वह अनेक अर्थों में विशिष्ट अनुभव था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा की काव्य अनुभूति से गुजरते हुए हम उन विशिष्टताओं को बखूबी रेखांकित कर सकते हैं। मधुचर्या, पलायन, बोध जैसे विशेषणों के अतिरेक में प्रायः हम छायावादी कविता संसार की उपलब्धियों को नकार देते हैं, लेकिन छायावाद ने जिन स्थायी संदेशों को प्रकट किया वह सक्रियता की अवधारणा से जुड़ा था। इस संदर्भ में नामवर सिंह के विश्लेषण को यहाँ उद्धृत किया जा सकता है। छायावादी कविता की आत्मीयता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य भावना, संवेदनशीलता, अथक जिज्ञासा, जीवन की लालसा, उच्चतर जीवन की आकांक्षा और इन सब के लिए संघर्ष करने की अनवरत प्रेरणा छायावादी कविता का स्थायी संदेश है। छायावाद हमें रसमग्न करके निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उद्बुद्ध करके सक्रिय बनाता है। वह परिवर्तित करता है। यह समझने का प्रयास किया जाए कि किन तत्वों से प्रेरित हो छायावादी कविता की अवधारणा ने हिंदी कविता के इतिहास में हस्तक्षेप किया है। वैयक्तिक चेतना की प्रभावी अभिव्यक्ति। छायावादी कविता की आत्मीयता ने पाठकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। हिंदी कविता परंपरा में यह काव्य प्रविधि बिल्कुल नए ढंग की थी। इस काव्य संसार में कवि निर्वैयक्तिकता का सारा आवरण उतारकर एक आत्मीय की भांति बेहद निजी ढंग से बातें करता दिखाई पड़ता है। मन के भावों को प्रकट करने के लिए वह कल्पित कहानी, पौराणिकता, आध्यात्मिकता या राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णनों की ओट नहीं लेता। वह अपनी बात सीधे सीधे अपने अपने मुंह से उत्तम पुरुष शैली में कहता है। कहना न होगा, इससे कवि और पाठक के बीच जिस सुखद अनुभूति का संचार होता है वह पहले के काव्य अनुभवों से विलक्षण है। इस निजता और आत्मीयता के पीछे आधुनिक युग का वह व्यक्तित्व है जो खुद को सीधे सीधे अभिव्यक्त करने के लिए सामाजिक स्वाधीनता की कामना रखता है। उसकी वैयक्तिक चेतना निर्वैयक्तिकता की प्रचलित हिंदी परंपरा में गुट रही थी। भक्ति काल के प्रचलित आत्मनिवेदन और रीति काल की रूढ़िगत तटस्थता के बरक्स वैयक्तिकता का यह आग्रह विद्रोही तेवर था। छायावादी कवियों ने साहसपूर्वक काव्य में व्यक्त अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां कहकर प्रस्तुत किया। काव्य संसार में मैं, मेरा जैसे शब्द एक बारगी प्रखर वेग से प्रकट होने लगे। निराला ने लिखा, मैंने मैं शैली अपनाई या देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत की यह घोषणा कितनी रूढ़िभंजक थी। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इस तरह की
अन्य अभिव्यक्तियां भी आसानी से मिल जाती हैं। छायावाद के पहले यह चेतना बमुश्किल नजर आती थी, यदि आती भी थी तो आध्यात्मिकता की ओट में। प्रेम में जब रचनाकारों ने सामाजिक स्वाधीनता की छूट ली, तब इसे आधुनिक चेतना की जनतांत्रिक विजय से नवाजा गया। इस संदर्भ में नामवर सिंह की टिप्पणी गौरतलब है। कविता में जहाँ देवताओं के प्रेम का वर्णन होता था, वह स्थान साधारण मनुष्य ले ले। यह जनतांत्रिक भाव की विजय है। यह मध्य वर्ग की पहली सामाजिक स्वाधीनता है। इस स्वाधीनता के अन्य आयामों से भी हिंदी कविता संपन्न हुई। निराला ने सरोज स्मृति शोक गीत में निजी जीवन की जिन बातों को साफ साफ कहा, वह हिंदी कविता की विशिष्ट उपलब्धि है। कविता में निराला की आत्मकथा का बहुलांश मार्मिकता से अभिव्यक्त हुआ है। पंत ने उच्छ्वास में, प्रसाद ने आंसू में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। ठीक फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सुमित्रानंदन पंत है, उन्होंने उच्छ्वास में खुद को अभिव्यक्त किया है, ठीक है, और प्रसाद जी ने आंसू के अंदर खुद को अभिव्यक्त किया है। लेकिन आत्माभिव्यक्तियों के संदर्भ में कई बार रचनाकारों को रूढ़ियों के प्रहार की आशंका भी होती थी। इस आशंका का ही एक सिरा उस समय के रहस्यवाद से जुड़ता है। आचार्य शुक्ल ने इस वास्तविकता को पहचानते हुए लिखा, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुर चर्या के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम से कूदकर असीम पर जा रही है। कहना न होगा, आलोचक और पाठक संसार छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं को आत्मानुभूति की कोटि में ही रख रहे थे। जो छायावादी काव्य की जो दूसरी विशेषताएं हैं, वो है जिज्ञासा और कल्पना, ठीक है। छायावादी कवि की जिज्ञासा का संबंध भाव विह्वलता से है। इसी भाव विह्वलता का स्वरूप भक्तिकालीन आवेगों से अलग है। जहाँ भक्तिकालीन आवेगों को मर्यादा नियंत्रित करती है, वहीं छायावादी कवि धीरज, विवेक और विश्वास को कवि कर्म के समय भूल जाता है। पंत के उपवासक और ग्रंथिक को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस भावावेश का एक सिरा प्रकृति और संसार के प्रति छायावादी कवियों की जिसका और कुतूहल से जुड़ता है। नामवर सिंह कहते हैं, हर चीज के प्रति अथक जिज्ञासा और कुतूहल छायावाद का मंगलाचरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कौन कहते हैं? नामवर सिंह जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर चीज के प्रति अथक जिज्ञासा और कुतूहल छायावाद का मंगलाचरण है, ठीक है। और यही वह रचनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा कवि, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में कोई नई चीज दे जाता है। छायावाद में इस नई शक्ति का उन्मेष था, इसीलिए उसने हिंदी साहित्य को कुछ नया दिया। द्विवेदी युग में अथवा रीतिकाल में इसकी कमी थी, इसलिए इन युगों की रचनात्मक देन बहुत कम है। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सुबह के समय चिड़ियों का चहकना तो पहले भी लोगों ने देखा था, पेड़ पौधों का झूमना भी लोगों ने देखा था, लेकिन छायावादी कवियों की देखने की मुद्रा अलग थी। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, सुमित्रानंदन पंत। या तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ महादेवी वर्मा जी की जिज्ञासा यानी कि उनकी कल्पना का पता चलता है कि उन्होंने क्षितिज के उस पार देखने की भी कल्पना की है। यानी कि तोड़ दो एक क्षितिज, क्षितिज उसको बोलते हैं जहाँ समुद्र का जो लास्ट जो सिरा होता है और जहाँ सूर्यास्त होता है वहाँ, ठीक है, उसको क्षितिज कहते हैं। तो महादेवी वर्मा जी कह रही कि इस तोड़ दो इस क्षितिज को मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, ठीक है। तो देखो महादेवी जी की, वर्मा जी की कल्पना देखो, कितनी जोरदार कल्पना की है इन्होंने, महादेवी वर्मा जी ने। छायावादी कवियों की रहस्य भावना का संबंध इसी जिज्ञासा भाव से है। छायावादी परिवेश, प्रकृति या परम सत्य सबके बारे में जानना चाहते हैं। जिज्ञासा का संबंध कल्पना से है। नामवर सिंह का विश्लेषण ध्यान देने लायक है। जिज्ञासा अपने आप में किसी वस्तु को जानने में
समर्थ नहीं है। केवल प्रश्न से ही उत्तर नहीं मिल जाता। जिज्ञासा की तीव्रता जिज्ञासु के मन में एक दूसरी शक्ति को जन्म देती है, जिसके द्वारा मन उस वस्तु के अंतः स्थल में प्रवेश करता है। इस शक्ति का नाम है कल्पना। कल्पना शक्ति के द्वारा मन अगम वस्तु तक पहुंच जाता है, दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है, अज्ञात और अज्ञेय वस्तु को भी जान लेता है तथा अदृष्ट वस्तु का भी रूप निर्धारित कर सकने में समर्थ हो जाता है। जिज्ञासा ने छायावादी कवि को यही कल्पना शक्ति प्रदान की है। छायावादी कल्पना अलंकार और प्रतीक योजना कर संपन्न नहीं हो जाती, वह सत्यान्वेषी अंतर्दृष्टि तक अपना विस्तार करती हैं। यही कारण है कि छायावादी युग में कल्पना और कविता पर्याय हो गए हैं। पल्लव के कवि पंत की उक्त रचना पर काव्य टिप्पणी है। कल्पना के ये विह्वल बाल निराला की दृष्टि में कविता कल्पना के कानन की रानी है। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कल्पना के कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। प्रसाद कहते हैं, हे कल्पना सुखदान, तुम मनुज जीवन प्राण, तुम विशद व्योम समान। कल्पना की इस अवधारणा के कारण ही छायावादियों ने सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं की उपमा कल्पना से दी। जयशंकर प्रसाद हिमालय को विश्व कल्पना कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत बादल को त्रिभुवन की कल्पना महान कहते हैं। छायावादियों की कल्पना की इसी समझ ने दुखद वर्तमान में मनोहर स्वप्न लोक की सृष्टि की है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्त के सिलेबस में ये टॉपिक है तो उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो। और अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकृति चित्रण का स्वरूप, और आगे जितने भी पॉइंट बचे हुए हैं उन सारे पॉइंट को हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।